स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 गणित की एड ग्रेड देखेंगे। उसमें हम अध्याय 4 देखेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। मेरे यहाँ पे पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो थोड़ा साउंड आया तो उसके लिए सॉरी। हम इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाले आलेखीय निरूपण को हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें एक में ही पूरे में हम निरूपण करते हैं। हम यहाँ पे डी वाले पे, ये जो डी दे रखा है, इस पे हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे गोला भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय रूप निरूपण है। चित्रालेख, क्योंकि चित्रों का है तो चित्रालेख ही होता है। प्रश्न नंबर 3, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता क्या होती है? 2 आने की प्रायिकता होती है 1/6। कैसे? क्योंकि देखो, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो कुल आ जाएंगे। और कितने आने की पूछ रहा है? 2, तो 2 तो एक ही बार आ सकता है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 1, तो ऐसे 1/6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने ये प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है? तो 1/2 होती है। कैसे? या तो हमारे पास चित आएगा यानी कि हेड आएगा, या तो टेल आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 और 2, तो 2 हो गए। दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, तो 1 आ जाएगा ऊपर, तो 1/2। अगला प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पे चाहें तो इसको बी को ऐसे गोला भी लगा सकते हैं। राहुल, वरुण, अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीतता है। यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीतता है। यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीतता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए? देखिए, 3 लोग हैं, 3 रंग हैं, तो हमारे पास या तो 3 होना चाहिए आलेख में, यानी कि ऐसे कट पोर्शन कितने होने चाहिए हमारे पास? 3, या फिर 6, या तो कितने होने चाहिए? 9, यानी कि 3 के गुणज होने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हरा 2 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लाल 2 बार है और हरा 2 बार, नीला 1 बार है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, लाल 3 बार कर दिया लेकिन हरे को 1 ही बार रखा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, हरा 2 बार है, नीला 2 बार है और लाल 2 बार है, तो ये कैसा हो जाएगा? सही। ये पहिया घुमाने के लिए क्या संगत है, न्याय संगत है ये, तो हम क्या करेंगे? इसमें 4th वाले पे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न नंबर 6, एक थैले में लाल गेंद, पीली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया, पहले हम कुल निकाल लेंगे। थैले में कुल गेंदें कितनी है? 5 लाल और 3 पीली, यानी कि कितनी गेंदें हो गई? 8 गेंदें। इन 8 गेंदों में से हमें लाल निकालनी है, तो लाल कितनी है? 5, तो 5 में से कोई एक आएगी, तो हम क्या लिख देंगे? ऊपर 5 और नीचे 8। अगला प्रश्न देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से बड़ी संख्या, 5 से मैंने बड़ी संख्या कितनी आ सकती है? 5 से छोटी संख्या कितनी आ सकती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता ही होगा 2 होती है, वो कितने बार आ सकती है? और एक सम संख्या यानी कि जो 2 के गुणज होती है, 2 के पहाड़े में आती हैं या 2 से भागित हो जाती है, वे सब सम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहला, 5 से बड़ी संख्याएं कितनी होती हैं? 5 से बड़ी संख्या कौन? 6 होती हैं। सॉरी, 5 से बड़ी संख्या कितनी है? केवल एक ही होगी, 6। उसके बाद तो बाकी सब छोटी होती है, क्योंकि पासे को फेंकने पे 1 2 3 4 या 5 आ सकता है, और 6, तो 6 तो एक ही है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल कितनी है? 6। पासे में 6 अंक होते हैं और 1 आने की, यानी कि 6, यानी कि 1 ही हुआ है, तो 1 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं है? 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे टोटल कितने? 6। तो इनको अपन भाग दे सकते हैं 2 से, तो 2/3 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। सब सम संख्याएं बतानी है तो 2 4 6 हो सकती है सम संख्याएं, अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 2 3, ऊपर 3 आ जाएगा और कुल कितने? 6, तो 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और यहाँ पे वर्षों की वर्ष दे रखे हैं, शैक्षणिक वर्ष दे रखे हैं।
अब हमको इन प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। पहला प्रश्न, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो यहाँ पे लिखा ही है, दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। मैंने भी वही लिखा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई? तो अधिकतम वृद्धि कब हुई? 2004-05 में हुई थी। कैसे? यहाँ पे हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 100। यहाँ पे कितनी हो गई? 200, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई? 100 की। अब यहाँ पर देखिए 2005 में कितनी थी? 250। यहाँ पे कितनी है? 300। और यहाँ पे कितनी आ रही है? 350। तो सबसे ज़्यादा अंतर देख लेंगे हम। अंतर किस में हुआ? इसमें और इसमें 100 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, तो अधिकतम तो इसी में हुई होगी ना। तो हमने भी ये लिखा, वर्ष 2004-05 में अधिकतम वृद्धि हुई। अब किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किसमें सबसे ज़्यादा है विद्यार्थियों की संख्या? तो आपको दिख रहा होगा 350 सबसे ज़्यादा है। किसमें? 7 और 8 में। मैंने भी वही लिखा है, वर्ष 2007 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अगला प्रश्न, बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या की दुगनी है। तो 2003 और 4 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 100। 4-5 में संख्या कितनी थी? 250। ये लिखा 250। तो अतः स्पष्ट है कि यह कथन कैसा होगा? बिल्कुल असत्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द्विदंड आलेख क्या होते हैं? इसमें एक ही सब्जेक्ट के 2 वर्षों के अलग अलग आपको आलेख बना के दिए गए हैं। एक ये जो एक रंग का है, यानी कि जो लाल रंग का है, वो कौन सा है? 2005-06 के लिए, और नीला वाला किसके लिए? 2006-07 के लिए है। ऐसा यहाँ पे रंग अलग अलग नहीं दिए, वैसे अलग अलग होना चाहिए, तो हमको ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो ऊपर ही लिखा है, शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। मैंने भी वही लिखा है। दूसरा प्रश्न, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार आया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गणित में यहाँ से कितना ज़्यादा अंतर दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60, तो 30 अंक का सुधार आया है। जबकि यहाँ पे देखिए काफ़ी कम कम है गैप, किसी किसी में तो कम भी हो गया है, किसी किसी में बराबर है। तो सबसे ज़्यादा किस में आया है? गणित में आया है। तो मैंने भी वही लिखा है, गणित विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। अब हमको प्रश्न नंबर 4 देखना है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? किस विषय का प्रदर्शन होना चाहिए यहाँ पे समान रहा? तो हमको दिख रहा है हिंदी का समान रहा है, बाकी सबका तो कम ज़्यादा होता रहा। तो हम यहाँ लिख देंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे अंग्रेजी अच्छा गिरावट वाला एक छोड़ दिया मैंने। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो गिरावट देखिए यहाँ सब दूर बढ़ रहा है, लेकिन केवल अंग्रेजी में क्या हो रहा है? गिर रहा है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ। तो हमने क्या लिख दिया? अंग्रेजी विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। अगला था समान किस में था? तो हम हिंदी विषय में था, तो हमने यहाँ लिख दिया है हिंदी विषय में प्रदर्शन कैसा था? समान रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई सारणी में किसी देखिए आप अगर समझ लेंगे ना तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न होते हैं ये, केवल 5 नंबर में करने के लिए आते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत से इनको सीख सकते हैं। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में प्रदर्शित कीजिए। ऊपर वाले प्रश्न में जैसे ये आलेख बनाया था ना, इसी को ही हम दंड आलेख बोलते हैं। यहाँ पे 2 हैं तो इसको क्या कहते हैं? द्विदंड आलेख। अगर हम एक बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? दंड आलेख। देख लेते हैं, बहुत सरल होता है ये। हमने एक पैमाना डिसाइड कर लिया, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 10 टन के। हम 1 मीटर नहीं ले सकते क्योंकि मीटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम मीटर भी ले सकते हैं, पर वही है कि 1 सेंटीमीटर लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर 10 टन के बराबर है। मैंने यहाँ पे उत्पादन लिख दिए हैं और यहाँ पे क्या लिख दिया? वर्ष। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है वर्ष और उत्पादन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 0 से शुरू करा है क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम थी, तो 0 से डायरेक्ट मैं 40 पर आ गई हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 10, 20, 30, 40 या आप 8 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जितना यहाँ पे जैसा पैमाना लेना चाहें आप वैसा ले सकते हैं। वर्ष 2001 में कितना था? 45, तो मैंने यहाँ 45 तक कर दिया। 2 में कितना था? 48, तो मैंने 48 तक कर दिया।
3 में कितना था 60, तो मैं 60 तक खींच लिया। 4 में कितना था 62, तो मैंने 62 तक खींच लिया। और 2005 में 80 था, तो मैंने क्या करा 2080 तक खींच लिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, धन डाले कहते हैं, वही खींचने को कहा गया था। अब हम प्रश्न 11 देखेंगे। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आप जानते होंगे कि इस पाई चार्ट को पूरा 360 डिग्री का होता है। इसमें हमें इस डिग्री को निकालने की आवश्यकता होती है। ये डिग्री निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। थोड़ी सी बात को अगर आप समझ लेंगे तो आप इजीली डिग्री को निकाल सकते हैं। एक बात याद रखेंगे, जब भी हमको कोण निकालना है यानी कि डिग्री निकालनी है, केंद्रीय कोण निकालना है, आपको सर्वप्रथम याद रखना है, जैसे कि आपको कभी कभी टीचर मार्क्स देता होगा तो यहाँ पे देता होगा ना 10 में से 4 नंबर आए, या आपको 100 में से 50 नंबर आते होंगे या 80 नंबर आते होंगे, तो हमेशा कुल हम नीचे लिखते हैं। हर में हमेशा क्या लिखेंगे हम, नीचे की साइड हमेशा हम क्या लिखेंगे, कुल लिखेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे कुल हमको लिखना है और ऊपर जो उसका भाग होगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 360 लिख दिया, अब ये पूरा 360 डिग्री का होता है एक कोण, केंद्रीय कोण। तो हमने क्या लिखा 360 से इसको क्या करना है, गुणा करना है, और भाग किससे देंगे, कुल से। अब हम सब इसको समझते हैं। भाषा हमको दे रखी है 5 भाषाएं हैं, 4 भाषाएं और योग है। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। आप चाहें तो यहीं पे लाइन खींच के भी इसको कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे सीधे करा है ताकि अच्छे से समझ में आए। भाषा लिख ली, संख्या लिख ली, केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो हिंदी के लिए कितनी संख्या है 40, कुल कितनी थी 90, और 360 का उसमें क्या कर देंगे गुणा। देखो इसमें से 90 के पहाड़े से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 चौक कितना होता है 16, तो 160 डिग्री हो गया। 25 अंग्रेजी में कितना दे रखा है, 25 बच्चे हैं, है ना। तो 25/90 गुणित 360। मैंने आपको बताया 90 के पहाड़े में 360 कितने बार में आता है, 4 बार में। 25 चौक कितना हो जाएगा 100 डिग्री। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं। मराठी में कितने थे 15, 15/90 गुणित 360 डिग्री। अब यहाँ मैंने बताया 90 के पहाड़े से कितने बार जाएगा, 4 बार में। 15 चौक कितना होता है 60 डिग्री। तमिल कितने पढ़ते हैं 10, तो 10/90, यहाँ पे कितने जाएगा 90, 4 बार में। तो 4 और 10, 4 गुणित 10 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये हमें डिग्री में यानी कि कोण में प्राप्त हो चुके हैं। अब इनका हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाए, ये पूरा आपको पता होगा, ये आधा अगर हम सीधी रेखा खींचे तो 180 की डिग्री की होती है, तो मैंने उसमें थोड़ी सी ऊपर कर दिया तो ये 160 हो गया। यहाँ लिख देंगे हिंदी। 60 डिग्री कितना है हमारे पास मराठी, तो हमने मराठी लिख दिया। 40, ये 30 के लगभग लग रहा है पर मैंने 40 ही माना है इसे। 40 डिग्री तमिल को कर देंगे, और 100 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास अंग्रेजी। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। आप इस केंद्रीय कोण अगर दिया होगा तो आप उसको जो उसका भिन्न होगा, अंश होगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पहले यहाँ पे भिन्न भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे निकालना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों की पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैदल 80 डिग्री, साइकिल 90 डिग्री, कार 70 डिग्री, बस 120 डिग्री। पहला प्रश्न, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, देखिए 90 डिग्री। अब ये डिग्री में दे रखा है तो हमें इस 90 को कुल 360 डिग्री होता है उससे ही भाग देना है, और हम गुणा काय में से करेंगे, उसका जो कुल होता है उससे गुणा कर देंगे। देखिए 90 डिग्री गुणित 360 डिग्री, और कुल से उसका क्या कर दिया गुणा। 90 के पहाड़े में मैंने अभी बताया 90 चौक कितना होता है 360, और 4 का पहाड़ा हम 670 से भाग देंगे तो 168 आएगा। अगला प्रश्न, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो बस से कितने जाते हैं 120 डिग्री। बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 डिग्री बटे में 360 डिग्री। 120 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। इसको हम वापस से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा 6, फिर 2 बार में जाएगा 6, बचा 12। 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आता तो कितना आ गया 224 डिग्री, 224 आ गया। ठीक है, विद्यार्थी भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे विद्यार्थी लिखना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्न नंबर 13, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 25% ट्यूबवेल, 46% नहर, 17% टैंक और 12% अन्य तरीके हैं। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, तो कितने प्रतिशत है 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है।
17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? तो 17% भूमि टैंक माध्यम से सींची जाती है। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? 25%। मैंने यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तरों को हल करके लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई? यह मासिक आय का कितना प्रतिशत था? मैंने आपको बताया, अगर आपको केंद्रीय कोण दे रखा है तो आप आराम से इजीली मासिक बचत निकाल सकते हैं। अगर हम इस 60 का भाग कैसे देंगे? 360 डिग्री से और 15,000 का उसमें गुणा करेंगे। तो आइए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। मासिक बचत बराबर केंद्रीय कोण यानी कि 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री और कुल आय 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणित कुल आय 15,000 रुपये थी। 60 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं तो 360 डिग्री आता है। इसके बाद हम इसको 6 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2,500 रुपये उसको कुल बचत होती है उसकी, है ना। उसकी मासिक बचत कितनी है? 2,500 रुपये। अब हम जानते हैं कि बचत मासिक आय का कितना प्रतिशत है, हमें निकालने को बोला गया है। तो हम देखते हैं, छोटी वाली चीज़ को हम ऊपर लिखेंगे और कुल को हम सदैव नीचे लिखते हैं। तो मासिक बचत बटे में कुल आय गुणित 100 कर देंगे। जब भी हमको प्रतिशत निकालना होता है तो हम 100 का गुणा करते हैं, और जब हमें प्रतिशत हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो हम यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे हम कुल आय की जगह कुल मासिक आय भी लिख सकते हैं। तो 2,500 बटे में 15,000 गुणित 100। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब हमारे पास बचा 250 बटे में 15। 250 को 5 के पहाड़े से इन दोनों काटेंगे तो ये 3 बार में भाग जाएगा। 250 कितने बार में भाग जाएगा? 50 बार में। तो 50 बटे 3 यानी कि 16.66 उसका उत्तर आएगा, या 16 सही 2/3 भी लिख सकते हो। और प्रतिशत लिखना ना भूलें, यहाँ पे बहुत बारीकी से मैंने लिखा है, ये देखिए दिख रहा होगा। आप 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं इसको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है ये इस पार्ट का। आप अपनी एक दिवसीय की दिनचर्या में व्यतीत समय स्कूल, सोना, खेलना, घर की पर पढ़ाई और अन्य के लिए निम्न दी गई सारणी भरी है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। आप जितना भी करते होंगे आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, बट स्कूल हम 6 घंटे जाते हैं, 7 घंटे भी हो सकते हैं, पर 6 घंटे ऐसा रखिए कि 24 घंटे से वो भाग चला जाए। अगर आप ज़्यादा 7 रख देंगे तो फिर 7 को 24 से भाग देने में दशमलव में मान आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये 24 से भाग चला जाए, और 24 घंटे से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो स्कूल हम 6 घंटे जाते हैं और सोते कितने घंटे हैं? हम 8 ही घंटे सोते होंगे। इसके बाद अब खेलना और पढ़ाई के और अन्य भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको घर में पढ़ाई अगर नहीं करते हैं आप लोग तो इसको शून्य भी रख सकते हैं, पर हम एक आधा घंटा तो ले ही सकते हैं। तो मैंने 4 घंटे रख दिए हैं और 8 घंटे इस प्रकार से। अब मैंने आपको पिछले प्रश्न बताया था कि आप चाहें तो भिन्न भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भिन्न के लिए एक अलग से स्तंभ या कॉलम दिया गया है, तो हम उसमें निकालेंगे। 6 को हम कुल से भाग दे देंगे, कुल 24 घंटे ही होते हैं। तो यहाँ पे कितना आया? 6 चौक 24 होता है, तो 1/4 आ गया। यहाँ पे 2 को 24 से भाग दिया है तो कितना आएगा? 1 का पहाड़े में 24 12 बार में आता है। 4 को 24 से करेंगे तो 4 छंग 24 होता है, 8 तिया 24 होता है, और 4 छंग 24, तो 1/6 2 बार आ गया। अब हमको क्या करना है? केंद्रीय कोण निकालना है 360 डिग्री का। तो 1/4 को हम कैसे करेंगे? 360 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा। इधर 30 डिग्री आ जाएगा, इधर 60 डिग्री आ जाएगा, इधर 120 डिग्री आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। अब इसको हमका क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ छोटे में बना रखा है। ऐसा हम गोला खींचेंगे। सोने के लिए हम कितना देते हैं? 120 डिग्री। अन्य के लिए कितना दे रहे हैं हम? 60 डिग्री। घर पर कितना, पढ़ाई पर कितना देते हैं? 60 डिग्री। खेल पर 30 डिग्री। और स्कूल के लिए आपको पता होगा 90 डिग्री का कोण होता है।
तो मैंने 90 डिग्री बनाया है। आप इस तरीके से बनाते हैं, आपकी मर्जी है, ये प्रोजेक्ट कार्य है, आप जैसा चाहें वैसा इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा इससे मनोबल बढ़ेगा। आप मेरा वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम इसका अध्याय 5 देखेंगे। देखते हैं अब कल के कौन सा वीडियो आता है। धन्यवाद।